देखिए ये सब जो सवाल है इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में अच्छा इसमें कंसेप्ट की आवश्यकता होती है। हड़बड़ाहट में ये सब सवाल नहीं बन पाता है। इसको जो है आप बढ़िया से समझ में समझेंगे, इसमें टाइम देंगे, तब आप इसको सीखेंगे। ये लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है आपको बड़ा आसान, लेकिन ऐसा नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी के सबसे लास्ट टॉपिक बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से ये सवाल है। जैसे ही आप 2 सिक्का 3 सिक्का से ऊपर जाते हैं तो ये सवाल आ जाता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से, या फिर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से आप कर सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 सिक्कों को उछाला जाता है। 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। 10 सिक्के को उछाला गया। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट को आप रिपीटेड टाइम्स करते हैं तो वैसे स्थिति में ये ट्रायल्स कहलाता है। तो 10 कॉइन को जब आप टॉस करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा आपका 10। नंबर ऑफ ट्रायल्स हो जाएगा 10, यानी n का मान हो जाएगा आपका 10। और प्रत्येक ट्रायल जो है, प्रत्येक ट्रायल एक एक्सपेरिमेंट का काम करेगा। हम इसको फिर डिलीट कर देंगे, मिटा देंगे। अभी इसको आप समझिएगा। प्रत्येक ट्रायल एक एक्सपेरिमेंट का काम करेगा, यानी भले सिक्का को उछाला गया है 10 बार, लेकिन एक बार उछालने पर जो काम होगा यहीं से प्रोबेबिलिटी की काम होगी। तो एक बार जब उछालते हैं तो सैंपल स्पेस मिलता है हेड या टेल, यानी 2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी, जिसको आप इवेंट कहते हैं, वो हेड है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होगा NE बटा NS। NE की संख्या 1 है, NS की संख्या 2 है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब हम इसको हटाते हैं। जो बात हम कहना चाह रहे थे वो यहाँ पर यह कि भले सिक्का को 10 बार उछाला गया है, लेकिन आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो एक सिक्का वाला काम आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक क्वाइन के लिए हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की, वो है 1/2। तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब आप देखिए कि बर्नौली ट्रायल्स में प्रोबेबिलिटी को 2 भाग में बांट दिया गया है। एक को कहते हैं सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जिसको P से लिखते हैं, और एक को कहते हैं फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी, जिसको Q से लिखते हैं। P जो है वो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और Q जो है वो है फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से लिखते हैं। मान लीजिए हेड का आना यदि सक्सेस है, हेड का आना यदि सक्सेस है, तो सक्सेस मतलब हो गया हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 1/2। और सक्सेस और फेल्यूर ये दो जो है वो कंप्लीमेंट्री इवेंट है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है। रंजन जी ऐसा कोई बात नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। आप अपने को पहले देख लीजिए, बात को समझ लीजिए। यहाँ पर क्लास अमरजीत सर का ही है, वही डिस्कशन कराएंगे भाई मेरे। लेकिन इस सेट में +2 से रिलेटेड 4-5 गो सवाल है, उसको हम बताने के लिए आ गए हैं। इतना भी आपको धैर्य नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं आना चाहते हैं। सर की बात को मान करके क्लास लेने आते हैं। क्या ये सब मजाक है रंजन जी, आप बताइए कौन झूठा है? इस तरह से जो है लिखिएगा तो मैंने अच्छा बात नहीं ना है ये सब चीज। जैसे आप हैं वैसे ही सबको समझते हैं क्या? वो मैसेज ऊपर चला गया, लिखता है कि अमरजीत सर का क्लास है, लिखते कुछ हैं, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हम लोग कुछ हैं। अरे अमरजीत सर सामने में बेचारे खड़े हैं क्लास लेने के लिए, लेकिन चूंकि हम कह देते हैं कि 4-5 गो मैथ का सवाल है +2 का, उसको हम बता रहे हैं, तो आप जो है आप लोग इस तरह का बात करते हैं। देखिए सर खड़े हैं क्लास लेने के लिए, अपना कीमती समय को
मतलब बर्बाद करने के लिए बैठे हुए हैं आधा घंटा से कि मेरा खत्म होगा तो सर बताएंगे। आपकी सुविधा के लिए भाई मेरे, वही सेट है, वही टेस्ट है, वही समय है, क्लास अमरजीत सर ही लेंगे। लेकिन कुछ सवाल जो +2 से रिलेटेड है, मैं चाहता हूं कि आप उसको एक बार देखिए, उसका डिस्कशन कर लीजिए। इसलिए हम कह रहे थे कि सबको एक बार कर लेते, इसमें सब जुड़े रहते हैं, उन लोगों को दिक्कत हो जाता है। चलिए ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को P से लिखते हैं और फेलुअर की प्रोबेबिलिटी को Q से लिखते हैं। और एक बात ये भी बता देना चाहते हैं कि सक्सेस और फेलुअर ये दोनों कंप्लीमेंट इवेंट होता है, कंप्लीमेंट इवेंट होता है, यानी सक्सेस और फेलुअर की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होगा। तो यदि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ½ है तो फेलुअर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब आप समझिए कि चूंकि ये बर्नौली ट्रायल है तो आपको हम सक्सेस और फेलुअर नहीं बताएंगे, तो 5 शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे बता पाएंगे? आप समझिए इस बात को। तो 5 शीर्ष आने का मतलब हुआ 5 सफलता, यानी 5 सक्सेस। 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस के लिए फॉर्मूला होगा NCR P का पावर N-R Q का पावर N-R। अब यहां पर देखिए एक एक चीज आपको असुविधा होगी, तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप सीखिए ही, लेकिन कुछ बच्चे जिनको वाकई +2 का सिलेबस पढ़ा हुआ है, जो इस उम्मीद में देख रहे हैं डिस्कशन कि वहां से कुछ फायदा होगा, उनको पढ़ने दीजिए। 10-5 मिनट आप लोग ये थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिए। तो n का वैल्यू हो गया आपका 10। अब 10C R का मतलब हो गया आपका कि 5 सक्सेस है, x बराबर 5 सक्सेस, R का मान, तो 10C5 ये हो जाएगा 1/2 का पावर 10-5, और ये 1/2 का पावर N-R के बाद होगा R। हम जानते हैं कि इसको कैलकुलेट करने में भी आपको असुविधा होगी, लेकिन इट्स माय पेनफुल ड्यूटी टू कैलकुलेट दिस। शॉर्ट नहीं हो सकता, कुछ ऐसे चीज हैं जिसका शॉर्ट नहीं हो सकता। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी में है, इसका शॉर्ट है ही नहीं, इसका कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट ही है कि आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में जब करते हैं a + x का पावर n, यहां से जनरल टर्म निकलता है TR + 1 बराबर NCR a का पावर N-R। इस बर्नौली को प्रोबेबिलिटी में यूज करते हुए सफलता और फेलुअर के रूप में फॉर्मूला डेवलप किया गया। Px बराबर R के लिए इसका फॉर्मूला बन गया यही वाला फॉर्मूला, NCR P का पावर N-R Q का पावर R। बस वहां बाइनोमियल में पहला टर्म और दूसरा टर्म लिया जाता है, और यहां पर प्रोबेबिलिटी में एक सक्सेस लिया जाता है और एक फेलुअर। बड़ी अच्छी चीज है, सक्सेस और फेलुअर ये 2 हो गया, 2। बाई का मतलब होता है 2, इसीलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा, बस मौका तो दीजिए। अब हर चीज को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो परेशानी तो हो ही जाएगी। आपको इस रूप में तैयार होना होगा कि कैलकुलेशन को हम अच्छे से करें, तो उसमें तो जाना ही पड़ेगा। तो अब आप देखिए 10C5 को आप क्या लिखेंगे? 10C5 को लिखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, और नीचे होगा 5 का फैक्टोरियल, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, और ये हो जाएगा 1/2 के पावर 5, फिर 1/2 के पावर 5। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 63/256, 63/256। अब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन ढंग से करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, ये सब 10th वाला है। अगले सवाल में आप आइए, एक लिमिट का सवाल देखिए। ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a
बराबर n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। ये देखिए आसान सवाल है, इसमें कम समय लगेगा। हर एक सवाल में ऐसा नहीं हो पाता है। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 4, 81 को लिख देंगे 3 का पावर 4 बटा x माइनस 3। अभी हो गया लिमिट x टू द पावर a, लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a बराबर होगा n, n मतलब 4 गुना a मतलब 3 का पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1, यानी 4 गुने 3 का पावर 3, तो 3 तिहाई 9 तिहाई 27 गुने 4, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 गुने 4, 108 होगा। 108 नहीं है कोई? 108 इसका कोई नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। वैसे हम इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, इसको हम रीचेक कर लेते हैं। कोई आंसर नहीं आया है इसलिए डाउट हो गया, तो हम इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3, x का पावर 4 माइनस 81 बटा x माइनस 3। इस सवाल बनाने का एक तरीका और है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से लिमिट को बनाना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। इसमें क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग। कब? जब दिया हुआ फंक्शन 0 बटा 0 या इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी के रूप में रहे तब। तो x का मान जब आप 3 देंगे तो 3 का पावर 4 होगा 81, तो 81 माइनस 81 यानी 0, और नीचे 3 माइनस 3 0, तो आप देख रहे हैं कि ये 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कीजिएगा तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब और 81 का होगा 0। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और 81 का 0, और नीचे x का हो जाएगा 1। अब आप लिमिट हटाएंगे और x के जगह पर 3 रखेंगे, यानी 4 गुने 3 का पावर 3 यानी 27 गुने 4 108 ही होगा आंसर, यानी इसका आंसर होगा ई। दोनों मेथड से हम चेक कर लिए, आंसर ए ही होगा। अगला सवाल देखिए आपका क्या है भाई। अगला सवाल है आपका किसी निश्चित प्रश्न को, देखिए दो सवाल प्रोबेबिलिटी से डाला हुआ है और ये भी सवाल आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में चला जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल को बनाने में टाइम लगेगा। किसी निश्चित प्रश्न को प्रगति और तृप्ति द्वारा हल किए जाने की प्रायिकता क्रमशः 1/3 और 1/2 है। हिंदी थोड़ा सा है अच्छा। उक्त प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी? सवाल को समझिए मन से, ऐसे ही खाली बना देना आंसर लेना कोई फायदा नहीं होगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सोल्विंग अ सर्टेन क्वेश्चन बाय प्रोग्रेस एंड फुलफिलमेंट, ये दो चीज अलग अलग है। ये प्रगति नाम है, इसको गूगल ट्रांसलेट कर लिया है प्रोग्रेस में, और तृप्ति को फुलफिलमेंट कर दिया है, ये नाम है तृप्ति। चलिए कोई बात नहीं, यानी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करता है दो आदमी, एक प्रगति नाम की लड़की और एक तृप्ति नाम की लड़की, और इसको सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3 और 1/2। आप खाली 2 मिनट इसको बढ़िया से देखिए आपको कितना मजा आने लगता है बात सवाल को समझने में, फिर बहुत मजा आएगा। प्रगति प्रॉब्लम को सोल्व कर ले, हम प्रगति के लिए सिंबल ए यूज कर रहे हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, और तृप्ति सोल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सवाल को प्रगति सोल्व कर दे इसकी संभावना 1/3 है, और तृप्ति सोल्व करे इसकी संभावना 1/2 है। सवाल कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एबव क्वेश्चन बीइंग सोल्व्ड, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रश्न सोल्व हो जाएगा। अब ये सवाल इतना आसान नहीं है, सॉल्यूशन देख करके बना लेंगे वो बात अलग है,
लेकिन यहां समझने वाली बात है कि इंडिपेंडेंट रूप से सवाल सोल्व करने का ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3, 1/3 और 1/2। सवाल कहता है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। प्रोबेबिलिटी इस बात का कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या क्या केस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बात को। ए सोल्व करे और बी सोल्व नहीं करे। ए सोल्व करे और बी सोल्व नहीं करे तब भी सवाल बन जाएगा, या ए सोल्व नहीं करे और बी सोल्व कर दे तब भी सवाल बनेगा, या दोनों सोल्व कर दे तब भी सवाल बनेगा। इस टाइप की बात हो जाएगी। प्रॉब्लम सोल्व हो जाए इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा कि प्रगति सोल्व करे और तृप्ति सोल्व नहीं करे तब भी सवाल बनेगा, या प्रगति नहीं करे तृप्ति कर दे तब भी बनेगा, या फिर प्रगति और तृप्ति दोनों सोल्व कर दे, प्रगति और तृप्ति दोनों सोल्व करे। यानी ये वाला केस नहीं, ये वाला केस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। पी ए और बी दोनों बना दे। अब यहां पर फॉर्मूला आप यूज करेंगे कि जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हो गया पी ए गुना पी बी डैश। तो पी ए हो गया 1/3 और पी बी डैश हो गया 1/2। ध्यान दीजिए कि ये पी बी है और हम पी बी डैश लिख रहे हैं, तो पी बी डैश का भी मतलब वही होता है भाई मेरे 1 माइनस पी बी। चूंकि आधा है तो डेटा वही हो जाएगा। यहां हो जाएगा ए के नहीं सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तो पी ए डैश बराबर होगा 1 माइनस पी ए, यानी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। और बी की प्रोबेबिलिटी तो आप देख ही रहे हैं 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब हो जाएगा पी ए गुना पी बी, यानी 1/3 गुना 1/2, 1/3 गुना 1/2। तो ये मिल जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/6, 1/6। तो 1/6 और 1/6 मतलब 2/6, यानी 1/3 और 1/3 सोल्व करेंगे तो मिलेगा 2/3। कहीं है ऑप्शन 2/3? ऑप्शन सी है। तो ये कोई साधारण सवाल नहीं है, साधारण सवाल नहीं है जिसको हम तुरंत बता दें, या कोई ट्रिक्स नहीं है, समझना पड़ेगा। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है और अभी हम इसका एक हिस्सा आपको समझाए हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट इवेंट को और अच्छे से समझाएं तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा और प्रोबेबिलिटी से इंटरेस्ट आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये बेहतरीन सवाल के श्रेणी में से एक है। इसको हल्के में नहीं लीजिए, मजाक में नहीं लीजिए। अगर आप पर डे 4-5 सवाल भी सीखने का प्रयास करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपके पास एक अच्छा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मिल जाएगा और एक अच्छा डेप्थ बन जाएगा। और क्या पता इसी सवाल से आपका सिलेक्शन हो जाए। जिस वक्त आपको 1 नंबर 2 नंबर से छूटेगा उस वक्त अफसोस होगा और अब तब आपको लगेगा कि हम बहुत गलत कर रहे थे। कोई आदमी पढ़ाने आ रहा था, हम लोग गलत कमेंट कर करके उनको भगा देने का प्रयास करते थे। इसको इंटरटेनमेंट का साधन मत समझिए। ये अलग बात है कि यूट्यूब है, आजकल इसको लोग कुछ समझ लेता है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो उसको समझें, 2 मिनट समय दें। वो लिखते हैं सर मेरे समझ के बाहर है, ऐसा कोई बात नहीं है। बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। हम एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि किसी सवाल को सोल्व करने के लिए एक है पता नहीं कोई दीप्ति है और दूसरा प्रगति है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट रूप से सवाल सोल्व करती है। एक को सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और दूसरे के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। सवाल कहता है कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आपको सोचना ही होगा कि ए सोल्व कर दे
और बी सोल्व न करे तब भी सवाल बन जाएगा, क्योंकि ये बना दिया। या ये हो सकता है कि ए सोल्व न करे बी सोल्व कर दे तब भी सवाल बन गया। या ये हो सकता है कि दोनों सवाल बना दे, दोनों सोल्व कर दे। ये 3 केस, और 3 केस में एक केस भी छूटेगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए गुना पी बी। अब इसके कैलकुलेशन को आप एक बार वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, टाइम एक से भी ज्यादा हो गया है। ये सब देख लीजिए, सवाल जल्दी जल्दी कर देते हैं। अब ये सब सवाल 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन 10 सेकंड में हम आपको क्या बतावें। 10 सेकंड का सवाल यह है कि साइन में किसका मान 1 होगा, तो साइन π/2 का मान 1 होगा। तो ये π/2 कब होगा, तो साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होगा। यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो ये और ये बराबर होना चाहिए, तो x का मान 1/5 होगा। हो गया। इसमें आपको क्या समझ में आएगा, हम तो कर लेंगे, 2 मिनट में कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा आपसे। थोड़ा सा समझिए बात को। अब इस सवाल को हम बताएंगे अच्छे तरीके से कि ये साइन है, साइन इनवर्स 1/5 जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1 है। यहां से साइन हटेगा तो यहां जाके लगेगा, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया साइन इनवर्स साइन π/2। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, तो हो गया π/2, यानी इनका वैल्यू मिल गया π/2। तो एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स जोड़ कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। और ऐसा नहीं कि ये सब सवाल फालतू में दे दिया गया है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा दोनों बराबर, तो एक जगह पर 1/5 है, इसलिए दूसरे जगह पर भी 1/5 होगा। बड़ा आसान सवाल था, इतना ही सवाल था। चलिए अमरजीत सर अब आपके बीच आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, अब सेवा आरंभ करते हैं, और सबसे पहले जो खुला हुआ है उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और आज बुक को थोड़ी देर के बाद लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन अभी खुला हुआ है, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आइए सवाल करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल है, n वह छोटी सी छोटी संख्या है जिसे 15, 25, 35, 40 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक रिमाइंडर आता है, लेकिन n 271 से विभाज्य है। कह रहा है कि n के अंकों का योग क्या होगा। मेरे दोस्त, n वह छोटी सी छोटी संख्या है जिनमें इन सब से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, है ना। रिमाइंडर कब आता है, जब भाग लगने वाली नंबर यानी एलसीएम से, भाग लगने वाली का मतलब एलसीएम, ठीक है ना, उससे मेरे दोस्त एक ज्यादा होगा। जिसमें इन सबों से भाग लगेगी वह छोटी सी छोटी संख्या इनका एलसीएम होगा, और एलसीएम आप निकालेंगे तो 4200 आएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त प्लस ये हमारा क्या है 1। तो मेरे मित्र ये 4201 जो आप देख पा रहे हैं, यही वो नंबर है जिसमें आप उन तमाम संख्याओं से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में एक शेष आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ये 271 से विभाज्य भी होना चाहिए, आज हम 271 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 4201 नहीं ले सकते। तो फिर क्या होगा, कोई नहीं दोस्त, कि दी गई संख्याओं से कटने वाली नंबर या तो उनका एलसीएम होता है या एलसीएम का कोई मल्टीपल होता है। तो एलसीएम के किसी मल्टीपल से हमें एक ज्यादा रखना होगा। एलसीएम की किस मल्टीपल से एक ज्यादा रखना होगा, जिससे कि 271 से ये कट जाए। तो मेरे दोस्त ये 271 से कटेगा कैसे, इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना होगा। क्या 271 के मल्टीपल को आप अलग करते चलिए, आप समझ रहे हैं ना। 271 से कौन कटेगा, तो 4200 में 2710 में अगर हम 271 से भाग देते हैं तो कट जाएगा। हो गया, हाँ सर, तो इसको अलग कर दो। अब आप अगर 4200 में 2710 को अलग करते हैं तो मेरे दोस्त 1490 बच जाता है, ठीक है। अब 271 का हम देख रहे हैं लगभग हमको 6 गुना दिख रहा है,
6 6 सते 42, 6 दूनी 12 4 16, ज़्यादा हो जाएगा। 5 गुना करते हैं, 5 और 27 पंचे 135, यानी 1355। 1490 में 1355 जो है, ये भी मेरे दोस्त हमारा 271 से कट जाएगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, 4200 में से जो 271 से कट जा रहा है, उसको हम अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आपको मेरे दोस्त ये देखना है कि अब बच क्या गया। तो मेरे दोस्त 1490 में से अगर 1355 को हटा दें तो 135 हमारा बच जाएगा। ठीक है भाई, आप कहोगे क्या, ई तो 13 से, ई तो 271 से कट जाएगा, ई भी 271 से कट जाएगा, बच गया ये, और साथ में मेरे दोस्त क्या है, 1 है। अब क्या है ना दोस्त, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर के का मान रख करके 271 से भाग दे करके चेक करना बहुत टफ हो जाता, इसलिए 4200 में तक में 271 से जहाँ तक कट जा रहा है मैं उसको अलग कर दिया हूँ। अब जो बचा है, यहाँ पर के का मान रखना बहुत आसान है। अब के का मान क्या रखें कि 271 से कट जाएगा, तो मेरे दोस्त आप के का मान 2 रख लीजिए, 270 प्लस 1 271, जो बिल्कुल 271 से कट जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता चल गया कि मेरा जो नंबर है, यानी मेरी जो संख्या n है, वो 4200 के दूसरे मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा, यानी कहने का मतलब है 8401 हो जाएगा। यही वो संख्या है जिनमें उन सब से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, लेकिन 271 से डिविजिबल होगा। यही हमारा क्या है, n है। मेरे दोस्त मुझे n नहीं मांगा है, मुझे n के अंकों का योग मांगा है। तो 8 4 12 और 1 13, अंकों का योग हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त और बढ़ते हैं। मित्र मेरे, अब इसको देखो, ये क्या है, 3 5 और 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। 3 5 और 15, ठीक है, हमें कहा इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। चतुर्थ अनुपाती को x मान लेते हैं। अब क्या होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो आपस में मेरे दोस्त क्या है, प्रपोर्शन बना रही है। तो क्या करेंगे, आउटर आउटर को मल्टीप्लाई और मेरे दोस्त इनर इनर को मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखने चले जाएं तो x का मान आएगा 25, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ध्यान दीजिए, अब इसको देखते हैं। फिर दोस्त इसको हम देख रहे हैं, एक परीक्षा में गणित विषय में 36 छात्रों के प्राप्त अंकों का माध्य हमारा 72.5 था। अंकों को पुनर्निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि एक छात्र ने गलती से 56, एक छात्र के अंक को गलती से 56 से 65 पढ़ लिया गया। अब देखो 56 को 65 पढ़ने का मतलब है 11 ज्यादा पढ़ लेना। ठीक है, 56 को 35 पढ़ने का मतलब है कि 11 ज्यादा पढ़ लेना। अगर आप 11 ज्यादा पढ़ लिए हैं, इसका मतलब ये जो एवरेज है वो जरूरत से ज्यादा है। इससे मेरे दोस्त हमें, अरे यार तो हमको थोड़ी ना आता है चेंज करने के लिए। आइए दोस्त, अब देखिए क्या लिखा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला है और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले हैं। उसने 3% मतों के अंतर से चुनाव जीत ली है, तो अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या मेरे दोस्त क्वेश्चन ने, यहाँ आप समझिए कुछ चीज को, कि क्या समझना है सर। कुल मतों का 48% मिला है, किसको, हारने वाला को। मेरे दोस्त अगर हारने वाले को कुल मतों का 48% मिला है, तो फिर जीतने वाले को क्या मिला होगा। तो जीतने वाले के बारे में कहा है कि जीतने वाला 3% मतों के अंतर से जीत गया है। यानी जितना हारने वाले को मिला है, इससे 3% इसको ज्यादा मिला होगा, तभी तो 3% के अंतर से जीतेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त इसको मिल गया 48, जीतने वाले को 51, यानी कि टोटल 99% मत ये दोनों मिलके ग्रहण कर लिया है ना। यानी कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों मिलकर 99% मत प्राप्त कर लिया। इसका मतलब 1% मत है
जो मेरे दोस्त अमान्य हो गया है। 1% मत ही अमान्य हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिद्वंदी को 6000 अधिक मिले हैं, यानी कि ये जो जीतने वाले उम्मीदवार है ना, जिनको हारने वाले से 3% ज्यादा मिला है, उस संख्या में 6000 ज्यादा मिला है। तो 3% का मान अगर 6000 होगा तो 1% का मान क्या होगा, 3 से काटेंगे इधर 2000, यानी यही 2000 मत यहां पर अमान्य हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आगे बढ़िए और ध्यान से देखिए मित्र, ये हमारा क्या है, थोड़ा इसको भी परखो। एक डीलर को एक मेज को 400 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचा जाता है। कुल मिलाकर उसे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो दूसरी मेज का सीपी क्या होगा। अब आप ही देखिए ना, पहली बात तो पहले ही मेज को आप 400 में बेचे हैं तो आपको 25% का लाभ यानी 125% मिला है। अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं तो 100% का मान निकाल लीजिए, 320 हो जाएगा। ठीक है, ये हम क्या कर लिए हैं, ये हम पहला मेज का सीपी निकाल लिए हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपको हो गया। हाँ जी सर। अब आगे क्या लिखता है, एक अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। मेरे दोस्त, नो प्रॉफिट नो लॉस का मामला जब भी होता है तो इस स्थिति में होने वाला लाभ और होने वाली हानि इक्वल हो जाता है। पहला का सीपी ए मानते हैं, दूसरा का सीपी बी मान लेते हैं। तो पहला को 25% के लाभ पर, है ना, पहला को 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी यहाँ 25% का लाभ हुआ। दूसरे को 10% की हानि पर बेचा गया, यानी यहाँ पर 10% की हानि हुई। तो होने वाला लाभ और होने वाली हानि आपस में बराबर होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब देखिए यहाँ पर 100 से 100 तो हमारा चला गया। अब ए और बाई बी करने जाएंगे, 10 और बटा 25 यानी कि 2/5। ये हुआ पहला का सीपी, हुआ दूसरा का सीपी। यही जो पहला का सीपी 2 है वो मेरे दोस्त 320 है। तो बताइए दूसरे का सीपी क्या होगा। 2 का मान 320, एक का मान हो जाएगा कितना, तो एक का मान 160। अब एक का मान 160 तो 5 का मान क्या होगा, 5 गुने 160 यानी कि 800। ये मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो और ध्यान से देखते रहो। कोई रो क्यों रहे हो भाई, रो मत, मैं सारा चीज आपको करा दूंगा एग्जामिनेशन से पहले, आप एकदम मत घबराओ। बीरा उठा लिया है आपका तो पीछे तो हटूंगा नहीं, ठीक है ना। अब देखो इसको, ये क्या है, लिखता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3200 की राशि कितने समय में बढ़कर ये 3362 हो जाएगी अगर ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो रही हो। अब ये देखिए, ब्याज अगर त्रैमासिक संयोजित होगा तो सबसे पहली बात क्या है, 10% की जो रेट है ये वार्षिक रेट है। त्रैमासिक संयोजित होगा ना मेरे दोस्त, तो हम रेट ऐसे निकालेंगे, 10% का जो रेट है ना ये 12 महीने का रेट है, जबकि यहाँ तिमाही हो रहा है तो 3 महीने का रेट क्या होगा, 12 महीने का रेट इतना तो 3 महीने का रेट क्या होगा। अब यहाँ से हम देखेंगे 3 चौको 12, 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5/2%। और 5/2% का मतलब ये होता है 5/200, यानी कि 1/40 की वृद्धि होगी। अब 1/40 की वृद्धि होने का मतलब है कि 40 प्रिंसिपल एक ब्याज के साथ 41 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त हमारे हिसाब से होगा। जबकि क्वेश्चन का प्रिंसिपल और अमाउंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन का प्रिंसिपल है आपका 3200 और अमाउंट है 3362। ठीक है, थोड़ा सिंपलेस्ट कर लीजिए, इस 1600 हो जाएगा और ये 1681 हो जाएगा। ठीक है, अब आप घबराइए मत, ये क्वेश्चन का प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है। मैं 40 की कितना पावर दे दूं कि मेरे दोस्त आ जाएगा हमारा 1600, तो आप कहोगे सर 40 का पावर 2, यानी एक संयोजन के प्रिंसिपल पर 2 पावर देंगे तो क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। और ये जो पावर 2 देने से आ रहा है ना, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 2 संयोजन हो रही है।
और त्रैमासिक अगर 2 संयोजन होगा तो 3-3 महीने का अगर 2 संयोजन होगा तब तो टाइम हमारा 6 मंथ हो जाएगा, और 6 मंथ का मतलब 1/2 साल हो जाएगा। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। सर स्टेट पेपर 1 मैथ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप काम करो ना, हम सारा चीज मेरे दोस्त संभाल लेंगे आपके सामने, आप घबराओ नहीं। और कुछ भी नहीं कट रहा है, सारा चीज पूरा पूरा आ रहा है मेरे दोस्त, मैं देख रहा हूँ बोर्ड को, कट नहीं रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आप थोड़ा सा इसको मेरे दोस्त देखो, ये क्या है, कह रहा है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है और सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। देखिए ए जो है ना मेरे दोस्त, बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है। अगर बी की कुशलता 100 मानते हैं तो 100 का 40% ये 40 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर ये इफिशियंसी का मामला है, तो यही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इफिशियंसी देख पा रहे हैं 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। ठीक है, हालांकि मैं चाहता हूं कि अभी आप यही रहने दो, अभी आप टेंशन मत लो, काटकुट मत करो। ठीक है, देखिए सी यहाँ मेरे दोस्त हो गया। अब हमें कह रहे सी की कुशलता ए और बी का 50% है। अगर मैं सी की इफिशियंसी देखूंगा ना तो ये ए और बी के योगफल का 50% है। तो ई दोनों मिलके 140, 140 का 50%, 50% मतलब आधा, तो 140 का आधा कितना हो जाएगा 70। ये सी की इफिशियंसी है। ठीक है, अब यहां से इफिशियंसी रेशियो लेंगे ना मेरे दोस्त, तो ये हमारा होगा 4:10। ठीक है, और ये हमारे पास 7, ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी। ठीक है ना, हमें कह रहा है कि सी अकेले उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो मेरे दोस्त टोटल वर्क तो निकल ही जाएंगे। जो सी एक दिन में 7 काम कर सकता है और 30 दिन में खत्म, यानी काम हमारा 210 है। अब इससे तीनों एक साथ मिलकर अगर करना चाहेंगे तो करना तो 210 काम है, लेकिन तीनों मिलकर 14 और 7 21, तो कितने टाइम लग जाएंगे 10 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त 10 हो जाएगा। बढ़ते रहिए और आगे देखते हैं। ठीक है भाई, आओ चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके देखो देखो ये क्या है, दो रेलगाड़ियां दो स्टेशनों में से एक ही समय में चलना शुरू करती हैं। ठीक है भाई, 20 और 25 की चाल से जब वे मिलती हैं तो ये पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी दूसरे से 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करती है। दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी क्या होगी। अब आप यहाँ देखिए मेरे दोस्त, क्या देखिए, ये हमारे पास दो जगह है। ठीक है, अब दो जगह में आप ये देख रहे हो कि यहाँ से मेरे दोस्त एक व्यक्ति चलना स्टार्ट किया और यहाँ से एक दूसरा व्यक्ति चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे दोस्त हमारा 20 किलोमीटर पर आवर है और ये हमारा 25 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब दोनों सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करेगा तो मेरे दोस्त कहीं भी अगर उसकी मुलाकात होगी तो मेरा कहना है मुलाकात होने तक ये भी चलता रहेगा और मुलाकात होने तक ये भी चलता रहेगा। बोलिए हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ सर। अब मुलाकात होने तक दोनों ही चलता रहा, ठीक है भाई, तो क्या कहेंगे, मुलाकात होने तक का टाइम हमारा कांस्टेंट है, सेम टाइम पर चला, जब तक मिला नहीं तब तक चलता रहा, यानी मिलने का टाइम कांस्टेंट। जब मिलने का टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही मेरे दोस्त हमारे स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही हमारे स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा। यानी आज अगर हम इसकी स्पीड 20, इसकी स्पीड 25 है तो 4 पंचे 20 और 5 पंचे 25, यही डिस्टेंस का स्पीड हुआ, यही आपके स्पीड का भी रेशियो हुआ। मतलब दूरी की भी अनुपात और चाल की भी अनुपात। कहने का मतलब मिलने से पहले ये 4 दूरी तय किया और मिलने से पहले ये 5 दूरी तय किया, तब तो पूरा का पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक तो 5 और 4 कितने, तो 5 और 4 मेरे दोस्त ये हमारा 9 रेशियो हो जाएगा। अब आप ये देखिए, क्या मेरे दोस्त आप ये देखिए, दूसरा वाला जो है ना वो पहला वाला से एक ज़्यादा दूरी तय कर रहा है और वो हमारा 80 किलोमीटर ज़्यादा।
दूसरा वाला पहला से रेशियो में 1 ज़्यादा तय किया है और किलोमीटर में 80। तो 1 का मान अगर 80 है तो 9 का मान 720 हो जाएगा। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 720 हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, मैंने आप सभी लोगों से एक चीज कहा था कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में लाइव रहोगे तो मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन अगर आपकी ओर से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो फिर मैं, क्या मेरे अंदर वो एफर्ट आ पाएगा? क्या मेरे अंदर वो ताकत आ पाएगा? नहीं। आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। रात की नींद केवल अमरजीत कुमार आनंद हराम नहीं करेगा, रात की नींद आपको भी हराम करना होगा, और तभी जाकर आप सफलता की द्वार तक पहुंचोगे। ठीक है, आओ ध्यान दो। एक समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई का डबल है। अगर मेरे दोस्त मैं ऊंचाई को x मानता हूं तो आधार हमारा क्या होगा? डबल 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का एरिया हमारा 392 वर्ग मीटर होगा। ऊंचाई कितनी होगी? अब ये देखिए मेरे दोस्त, एक्चुअल में आधार और गुने ऊंचाई, यही हमारा क्या होगा? एरिया होगा। ठीक है, अब आधार हमारा 2x है, ऊंचाई हमारा x है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हमारा 392 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा मेरे दोस्त ध्यान दो यहाँ पर, ये अपना एक्स स्क्वायर है और बराबर 2 से मेरे दोस्त इसको हम 2 से अगर इसको काटते हैं तो देखिए क्या होगा? 19 दूनी 38 और 6 दूनी, एक्स का मान फाइनली हो जाएगा 14। अब एक्स का मान हमारा 14 हो गया तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? बात ऊंचाई की हो रही है तो ऊंचाई का मैं क्या नाम दूं? तो मेरे दोस्त एक्स का मान अगर 14 है तो ये तो हमारा 14 सेमी ही हो गया। ये मीटर है तो मीटर में दे दीजिए, मीटर हो जाएगा, आंसर हो गया। तो 14 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए ये मेरे दोस्त हमारा क्या है? नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि दिए गए कथनों में से कौन सत्य है। तो देखिए मेरे दोस्त एकदम ध्यान से, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज के शीर्ष कोण, देखिए अब दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। कहता है त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। ये मेरे दोस्त बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि त्रिभुज की जो मीडियन होता है ना, मीडियन का यही काम है कि वर्टेक्स को सामने वाली भुजा के, ठीक है, एकदम मेरे दोस्त मध्य बिंदु से मिला देता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा क्या है? त्रिभुज में केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। थोड़ा सा मेरे दोस्त आपको समझना है कि ये जो हमारा केंद्रक है ना, ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हम क्या कहेंगे? दोनों ही कथन क्या हैं? हमारे सत्य हैं। ठीक है, दोनों ही कथन हमारे सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बढ़िया। अब आप इसको देखिए मेरे दोस्त, ये क्या है? कह रहा है कि समीकरण x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में हैं, तो सार्व अंतर क्या होगा? ठीक है भाई, तो हमारा सार्व अंतर क्या होगा? अब आप लोग थोड़ा सा मेरे दोस्त अपना फोकस बनाओ यहाँ पे। सबसे पहली बात क्या है कि ये त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है तो x के 3 घात होंगे। ठीक है, एक अल्फा, एक बीटा और दूसरा मेरे दोस्त हमारा क्या? गामा। अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, आप मेरे दोस्त क्या देख रहे हो? अल्फा, बीटा और गामा। ओके, हमें कह रहा है क्या कि सर यहाँ पर तो तीनों मूल इसके समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग प्यार से मेरे दोस्त एक चीज को देखिए, क्या, ध्यान से, अगर ये तीनों एपी में हैं तो ये हमारा a माइनस डी, ये हमारा a और ये हमारा हो जाएगा a प्लस डी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस बी हमारा खुद ही है -12, और मेरे मित्र ए हमारा कितना है? 1 है। ठीक है, ए हमारा कितना है यहाँ पर मेरे दोस्त? ए है। ठीक,
और इसको अगर जोड़ते हैं a माइनस डी, ये हमारा a और ये हमारा a प्लस डी, तो क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त ये हमारा d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा 3a और बराबर हो जाएंगे 12। a का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब देखो a का मान 4 आ गया, यहाँ तो दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब क्या करना होगा? तीनों ही मूल का प्रोडक्ट ले लीजिए, अल्फा बीटा और गामा। ये होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, माइनस और d आपका खुद ही है -28 और बाई में a हमारा कितना है? 1। तो आप यहाँ से मेरे दोस्त ये देख सकते हैं क्या कि अल्फा बीटा गामा बराबर हो गया 28, और तीनों को अगर हम गुना करते हैं, इन तीनों को मेरे दोस्त मल्टीप्लाई करते हैं, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तीनों को गुना करेंगे ना, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, एगो साथ में है a, बराबर हो गया कितना? ये 28, ठीक। अब a का मान हम देख रहे हैं 4, 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस डी स्क्वायर हो गया, और बराबर यहाँ पर a का मान 4 रखेंगे तो 4 से कितनी बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। 7 इधर आके मेरे दोस्त 9 हो जाएगा, बराबर डी स्क्वायर। हम d बराबर देख रहे हैं +-3, ठीक है। हमसे सवाल क्या पूछा था? d का ही मान पूछा था, तो d का मान हमारा +-3 है, जिसमें यहाँ पर +3 अवेलेबल है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। हो गया मेरे दोस्त? आओ, कर दिया इसको। चलिए आप लोग इसको रिपीट करके देखिएगा, ओके। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें हमें क्या कहा है? हमें कहा है कि सर देखो दो इक्वेशन है, और आप दोनों इक्वेशन के, दो इक्वेशन मतलब दो लाइन, और इनके बीच बनने वाले एंगल का आपको क्या बताना है? मान बताना है। अब मेरे दोस्त देखिए इसका मान क्या होगा, तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होने वाला है। तो मेरे दोस्त आपको पता है कि m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, ये तो आपको पता ही होगा, है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त हम यहाँ पर यही देखेंगे, सब लोग ध्यान से देखना, हम यहाँ पर यही देखेंगे कि दोनों का मुझे स्लोप चाहिए, और स्लोप का क्या होता है? तो देखिए ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0, ठीक है। और हमें क्या करना है? इसका स्लोप। जब भी आप किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं, तो माइनस में x का गुणांक, ठीक है, माइनस में मेरे दोस्त x का गुणांक और बटे में y का गुणांक, ये हमारा क्या है मित्र? ठीक है, ये हमारा क्या है? तो आप देखोगे माइनस में x का गुणांक और बटे y का गुणांक, ठीक है। ये लिख देते हैं अच्छे से, माइनस में x का गुणांक और बटे में y का गुणांक, ठीक। अब ध्यान दीजिए, देखो दोस्त, स्लोप निकालो, यहाँ से निकालो, m1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में x का गुणांक और बटे में मेरे दोस्त y का गुणांक, ये तो हमारा 2 हो जाएगा। अब दूसरा इक्वेशन से स्लोप निकालोगे, इससे m2 निकाल लो, माइनस में x का गुणांक 3 हो जाएगा, y का गुणांक हमारा 1 है, तो ये -3 ही रह जाएगा। अब आइए बैठाइए, तो मेरे दोस्त ये हमारा टेन थीटा बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ m2 हमारा -3 है, m1 हमारा 2 हो गया, बाई 1 प्लस m2 हमारा क्या है? -3, और ये हमारा है 2। अब मेरे दोस्त हम यहाँ देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा? -5 बटे -5। फाइनली टेन थीटा का मान हमारा 1 होगा, जो टेन में 45 डिग्री का मान होगा, और थीटा का मान कितना हो गया आपका? 45 हो गया। मेरे दोस्त देखो आप लोग टेंशन मत लो, अब मैं देख लूँगा, अगर नाइट बहुत ज़्यादा हो गया है, नाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में हम 2 राउंड में आपकी क्लास कराएंगे, 2 बार हम आपकी क्लास कराने आ जाएंगे। एक क्लास तो हमारी जो रात में 10 बजे रहती है, ठीक है, 10 बजे रहती है, मैं एक बार तो मैं 10 बजे रात में आ जाऊँगा, और एक एक क्लास जो है ना मेरे दोस्त, मैं देखता हूँ नहीं होता है तो सुबह में 6 बजे से एक क्लास मेरे दोस्त आपकी सेवा में रख दी जाएगी, है ना। एक रात में 10 बजे और एक सुबह में 6 बजे, ठीक है।
रात में 10 बजे जो होगी इस समय मेरे दोस्त आपका, ठीक है, रात में 10 बजे और एक सुबह में 6 बजे, 2 राउंड में आपको क्लास कराऊंगा क्योंकि एस्टेट का पेपर है। तो ये 2 राउंड वाली जो क्लास है मैं कोशिश करूंगा कि ठीक है इस पर मैं अप्लाई करूंगा। ये एस्टेट का जब तक पेपर होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 राउंड में आपकी क्लास हो जाए, एक बार 40 क्वेश्चन और एक बार बुक हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, चलो मेरे दोस्त आओ ध्यान दो। ध्यान दो इसको, ये देखो क्या है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमारा 3n+7 है, कहता है इसके प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। अब आप मेरे दोस्त ध्यान दो, यदि हमारा ये nवां पद 3n+7 है, 3n और प्लस में 7 है, हमें 50 पदों का योग चाहिए। तो 50 पदों का योग फाइंड करने के लिए Sn बराबर n/2 होता है, 2a और प्लस n-1 × d। क्या कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए। आइए अब मेरे दोस्त हम इसको देखते हैं कि अगर हमें वहाँ a और d चाहिए, तो ऐसा करो पहला पद निकाल लो, 3 एकम 3 और 7 10 हो जाएगा। अगर आप दूसरा पद निकालोगे तो 6 और 6 7 13 हो जाएगा। यहाँ से d निकालोगे तो 13 - 10 ये हमारा 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से हम ये देख पाएंगे ये हमारा 25 है और ये 2a। तो 2a अगर हम देखते हैं तो a मेरे दोस्त हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 है, प्लस 50 - 1 तो 49 और इंटू d कितना हो जाएगा, तो d हम देख रहे हैं कि हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पर 25 है, 147 + 20 ये हमारा हो जाएगा 167। यहाँ से देखेंगे 25 सते 175 400 हो जाएगा 417। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो आप लोगों को आज आप लोगों की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कम है ना? कोई बात नहीं है, बच्चे बाद में वीडियो भी देख लेते हैं। ध्यान दो, अब देखो मेरे दोस्त ये क्या है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो देखिए जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और मेरे दोस्त 7, ध्यान से देखते रहो, जिसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 और 5 के अलावा कोई और रहेगा वो शांत है। ये 2 5 के अलावा मेरे दोस्त 7 है, ये तो हमारा शांत नहीं है, ये भी शांत नहीं है, ये मेरे दोस्त हमारा शांत है। इस 1600 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 ही रहना है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये क्या है, 6900 को 3 भागों में इस प्रकार बांटें कि वे समांतर श्रेणी में हो और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो जाए। ठीक है, उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483 हो जाए। अब थोड़ा मेरे दोस्त चीज को समझो, इसको तुम ऑप्शन से ही सॉल्व कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। देखो ये तो श्योर है 69 को 3 भाग में बांटेंगे तो तीनों मिलके 69 तो होना ही होना है। ठीक है, हमें कह रहा है सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483। इन तीनों में ये सबसे छोटा है, इनको गुना करने से 483 नहीं आएगा, इनको गुना करने से भी 483 नहीं आएगा, लेकिन इनको गुना अगर करते हैं तो बिल्कुल 483 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये हमारा क्या है, कहता है कि धातु का एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है और इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्या इतना इतना है। तो बताइए धातु 1 सेमी क्यूब का वजन इतना ग्राम है, तो केजी में वजन क्या होगा। मित्र मेरे आप सिंपल सी एक बात समझो कि आज हमारे पास जो पाइप है वो मेरे भाई ये खोखला पाइप है। कैसा पाइप है? खोखला। अब ये देखिए जो हमारा खोखला पाइप है उसकी मेरे दोस्त आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या, ठीक है, तो बा,
बाहरी त्रिज्या जो है वो 2.5 मीटर 2.5 सेमी का है और आंतरिक त्रिज्या जो है 1.5 सेमी का है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो मेरे दोस्त इतना मीटर, कहने का मतलब है 756 सेमी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। खोखला खोखला बेलन है ना, आयतन निकालिए। पाई पाई क्या होता है? बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, और इनटू मेरे दोस्त एच। एच है हमारा 756 सेमी। ये हमारा 22/7 हो जाएगा। और ये क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करने जाएंगे 4 हो जाएगा, ए माइनस बी करने जाएंगे 1 हो जाएगा, और इंटू ये 756, इंटू ये 756। ठीक है, तो इतना मेरे दोस्त हमारा क्या होगा? सेमी क्यू हो जाएगा। अब इसको मेरे दोस्त आपको पता है 1 सेमी क्यू का वजन 7.5 ग्राम है, तो 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम में आएगा। और जैसे ही इस ग्राम को आप 1000 से भाग देंगे तो मेरे दोस्त ये हमारा केजी में आ जाएगा। ये मामूली सा है, आप इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने से जो भी आ जाए वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने से जो आ जाए वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त बिल्कुल ये ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप लोगों ने बनाया होगा, जो नहीं बनाया होगा उसको मेरे दोस्त आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये मेरे दोस्त हमारे पास 32 और बटे 99। ये तो सिंपल सा फ्रैक्शन है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये लिखता है मेरे दोस्त 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे के चारों दीवारों का एरिया। कमरे के चारों दीवारों का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच होता है। तो लीजिए मेरे दोस्त, ये 2 हो गया, लंबाई हमारा 6, चौड़ाई 4 है और ऊंचाई भी हमारा 4 है। 8 8 और दहें का 80, ये मेरे दोस्त हमारे इस क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया है। 80 आप सब लोगों ने बनाया होगा। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों में 5% वार्षिक है और अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 है, तो वह धनराशि क्या होगी? मेरे दोस्त अब मुझे ये बताओ पहले कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों में 5% की रेट से कितना? मेरे दोस्त हो जाएगा 20%, है ना। अगला 3 साल जो है वो रेट कितना है? 8%। तो मेरे दोस्त वो क्या बन जाएगा हमारा? तो वो हमारा हो जाएगा 24%। ठीक है, इसके बाद मेरे दोस्त कह रहा है कि अब देखो ना, हमें केवल और केवल 10 साल की अवधि का ही साधारण ब्याज जोड़ना है। तो जिसमें 4 3 7 साल तो हम जोड़ लिए हैं, अब केवल 3 साल और रह गया है। तो अंतिम 3 साल में हमारा रेट 10 काम करेगा, और इस प्रकार मेरे दोस्त ये हमारा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से इन चीज़ों को मेरे दोस्त देखिए और देखिए कितना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे मित्र ये 30 20 देखो ना, ये हमारा हो जाएगा 54 54 और 20 हो गया 74, और 74% जो है, ठीक है भाई, ये हमारा कितना दिया हुआ है? तो ये हम देख रहे हैं कि 1850 यही साधारण ब्याज दिया है। अब देखो ये अगर हम काटते हैं 2 से 37, और 37 से मेरे मित्र ये हमारा 5 बार में कटेगा। 1% का मान हमारा 25 हो जाएगा, 100% का मान ये हमारा 2500 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2500 होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम मेरे दोस्त दो चीज को हम करा देंगे, आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो थैंक यू। अब इसको देखो मेरे दोस्त, 2 पॉइंट के बीच की दूरी पूछ रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल है।
दो पॉइंट के बीच की दूरी आपने सबने फाइंड की होगी, है ना। क्या x के अंतर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, y के अंतर का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देखोगे कि 3 और 4 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 और -3 का 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये हमारा रूट के अंदर 26 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत आसान है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। ये कह रहा है कि एक डब्बे में 2 काली, 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं। या दृक्ष रूप से 2 गेंद मेरे दोस्त निकाली जाती है, तो दोनों गेंद हरे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब ये देखिए, 2 गेंद निकालेंगे और दोनों गेंद हरा हो जाएगा, तो इसी 6 में से कोई 2 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, इसी 6 में से कोई 2 हमारा हरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन निकाले हैं किन में से, ये हमारा 8, 8 और 4 12 में से। कितना, 2। तो आइए मेरे दोस्त ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, 6C2 हमारा ये 6 गुने 5 और बट्टे ये 12C2 का मतलब क्या हो गया, 12 गुने 11। फाइनली देखोगे 5/22 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब मेरे दोस्त देखो आगे क्या होने वाला है, इसको समझो। अब देखो ये कितना बेहतरीन है, ध्यान से देखना मेरे दोस्त। ये हमें दिया हुआ है 4 साइन स्क्वायर 2x और -10 बराबर मेरे दोस्त 3। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर 2x और -10 और बराबर 3/4। तब तो मेरे दोस्त साइन 2x और -10 का मान क्या होगा, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे √3/2। ठीक है, √3/2। तो यहाँ से हम ये देखेंगे कि ये तो मेरे दोस्त हमारा साइन 60 डिग्री का मान है। आप कहोगे हाँ, तो साइन थीटा बराबर साइन 60, इसका मतलब 2x - 10 बराबर 60। तो मित्र मेरे 2x बराबर क्या होगा हमारा 70। अब 2x बराबर 70 तो x बराबर हो जाएगा हमारा 35। अब x बराबर 35 हो गया है, तो इस चीज़ को मेरे दोस्त यहाँ बैठाओ। अब यहाँ पे आप जैसे ही बैठाओगे ना, अब देखो क्या बच्चों वाली बात है, ये तो एकदम बच्चों वाली बात होगी। इतना घटिया सॉल्यूशन करेंगे तब तो दिन ही बीत जाएगा, है ना। आपको एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में क्या, 2x - 10। कैसे लिखिएगा, 4 इधर जाएगा बट्टे में और स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा √3/, और जो साइन में कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री का मान है। अब आप देखिए साइन थीटा बराबर साइन 60, तो 2x - 10 बराबर 60। तो 2x का मान क्या होगा, 10 जाके ऐड हो जाएगा 70, यानी कि x का मान हो गया 35। अब x का मान 35 हो गया है, वही 35 आप यहाँ रखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 35 रखते हैं, यहाँ भी आप 35 रखते हैं, यहाँ भी 35 रखते हैं और यहाँ भी 35, तो 35 - 5 30। साइन 30 1/2 पावर 4 करेंगे, 1 हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस 35 - 5 30 कॉस 30 √3/2 पावर 4 करेंगे तो ये हमारा 9/16 हो जाएगा। नीचे आप देखिए ये हमारा 1 और -2 साइन स्क्वायर 105 और -15 90, साइन 90 क्या हो जाएगा 1 और इनटू वही बात यहाँ है, cos 90 का मान क्या होता है 0 हो जाता है। ऊपर में हमारा हो जाएगा 10 और बट्टे 16 और नीचे होगा 1 - 0। फाइनल आंसर हमारा 5/8 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप सभी लोगों ने इसको बनाया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए मेरे दोस्त देखते हैं। ये हमारा 29 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखिए ये क्या लिखता है कि सर एक रैखिक समीकरण का घात क्या होता है। एक रैखिक समीकरण, अब आप देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का घात हमसे पूछ रहा है। बड़ी हास्यास्पद वाली बात है। आप खुद मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और देखिए क्या आंसर आपका आता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मेरे दोस्त, आप लीनियर इक्वेशन आप एक वेरिएबल में लिखिए, चाहे मेरे दोस्त लीनियर इक्वेशन आप दो वेरिएबल में लिखिए।
आप लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में लिखिए और चाहे आप लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में लिखिए, आप दोनों ही स्थिति में देखिएगा कि लीनियर इक्वेशन का घात क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक घात वाले समीकरण को ही तो रैखिक समीकरण कहते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए, इसको समझिए। कह रहा है कि सर देखो y बराबर पी एक्स एक बहुपद है, आप बताओ इसके कितने शून्यक होंगे। तो जब कभी भी इस प्रकार के डायग्राम आपके सामने होंगे तो याद रखिएगा कि ये आलेख x अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। x अक्ष को 3 बार काट रहा है तो मेरे मित्र इसके 3 शून्यक हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए ये हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m+2 है और y का मान 4 है, तो m का मान बताइए। तो जब y का मान 4 है मेरे दोस्त, ठीक है, y का मान जब 4 है तो x प्लस वाई बराबर 10 जिसमें y 4 है तो x 6 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ, x अगर हमारा 6 हो गया, ये हमारा इस पार आकर के ये हमारा 3m हो गया, तो m का मान हमारा क्या होगा। तो m का मान हम देख रहे हैं कि हमारा ये 4/3 हो जाएगा। तो m का मान 4/3 हो गया, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, बढ़ते रहो अगले क्वेश्चन की ओर चलते रहो। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेरे दोस्त समीकरण ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के संबंध में अशुद्ध कथन कौन है, इनमें गलत कौन है। पहला है b² माइनस 4ac लेस देन 0। जब 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे, है ना, बिल्कुल वास्तविक नहीं होंगे, होंगे लिखा है, एकदम सही है। 0 से छोटा होगा तो वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक होगा, बिल्कुल राइट है। कह रहे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, ये बात भी सही है। बट b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 है तो पूर्ण वर्ग, ध्यान दो, पूर्ण वर्ग समीकरण के मूल अपरिमेय होंगे। अब मेरे दोस्त ये पागल वाली बात है ना। अब आप बताइए b² माइनस 4ac और बराबर 0 हो तो इस स्थिति में मेरे दोस्त, इस स्थिति में तो मूल समान होते हैं और वहाँ अल्फा और बीटा दोनों ही मेरे दोस्त, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, जब मूल समान होते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों ही मेरे दोस्त रूट एक समान होते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों ही -b/2a होता है। और जो p/q के फॉर्म में होता है वो कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, इसलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि ये अशुद्ध कथन है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बिल्कुल 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 मेरे दोस्त ये परिमेय होंगे, ये परिमेय। ओके, आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्या है, कहता है कि एक समांतर श्रेणी का 8वां पद अगर 17 है और मेरे दोस्त 14वां पद 29 है, सार्व अंतर क्या होगा। 14वां पद का मतलब a+13d, जो मेरे दोस्त हमारा 29 है, ठीक है, और मेरे दोस्त ये हमारा 8वां पद यानी कि a प्लस हमारा 7d, ये कितने हैं हमारे 17 हैं। क्या चाहिए हमें, तो मित्र मेरे हमें कह रहा है कि सार्व अंतर बताइए। सार्व अंतर यानी d का मान 13 में 7 गया तो 6d हो जाएंगे और यहाँ पर 12 हो जाएंगे, तो d का मान 2 आएगा। ये तो वेरी सिंपल है। चलो मेरे दोस्त चलते हैं, आइए ध्यान से देखिए, सुकून मिलता है मेरे दोस्त। देखो कह रहा है कि P अगर तृतीय क्वाड्रांट में है तो P का निर्देशांक क्या होगा, माइनस माइनस। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 81 है, तो संगत माध्यिका का अनुपात क्या होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ मेरे दोस्त, दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का रेशियो होता है, दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल के रेशियो होते हैं, संगत भुजा के वर्ग, संगत भुजा, संगत परिमाप, संगत माध्यिका, संगत कोण के अर्धक, संगत अंतः त्रिज्या, संगत परित्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होते हैं, है ना। तो अगर एरिया का रेशियो दे दे, माध्यिका का रेशियो पूछे, तो माध्यिका को स्क्वायर करने से एरिया बनता है, तो एरिया को वर्गमूल लेने से माध्यिका बनेगा, स्क्वायर रूट करने से माध्यिका बनेगा, यानी 11:9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर मेरे दोस्त आपको समझना होगा कैसे इस चीज को हम सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को थोड़ा सा मेरे दोस्त मैं अपने से बना लेता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ हम डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। अगर हम डायग्राम इस तरीके से बनाना चाहें और इसका नाम मेरे दोस्त, इसको हम Q दे दें, ये हमारा B है और ये हमारा P है, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा A है
ठीक, और यहाँ हमारा मेरे दोस्त डी है और यहाँ हम देख रहे हैं कि सी है। ठीक, और तीनों ही पॉइंट को मेरे दोस्त बड़ी अच्छे से मिला दिया गया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, इसको भी मिला दिया गया है। ठीक है, और हम ये देख पा रहे हैं कि मित्र मेरे यहाँ से यहाँ तक के कोण कितने दिए हुए हैं, ये हमारा 55 दिया हुआ है। आपको मैं एक छोटा सा मेरे दोस्त कंसेप्ट बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। अगर किसी वृत्त के परिधि पर कोई पॉइंट स्थित है और इस पॉइंट से मेरे दोस्त एक ध्यान देना, इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, यह स्पर्श रेखा होगी। ये देखिए हमारा जीवा है और यह स्पर्श रेखा है। जीवा स्पर्श रेखा के बीच जितने डिग्री के कोण बनते हैं मेरे मित्र, उसी जीवा के द्वारा वृत्त के विपरीत दिशा में या वृत्त के दूसरे खंड में समान कोण बनते हैं। यानी उधर थीटा तो इधर भी थीटा। तो देखिए ना, क्या ये आपको जीवा नजर नहीं आ रहा है? क्या यह स्पर्श रेखा नहीं है? जीवा और स्पर्श रेखा के द्वारा जितने डिग्री के कोण बनते हैं, इसी जीवा के द्वारा सर्कल के दूसरे पार्ट में समान कोण बनते हैं। इधर 55 तो इधर भी 55 बनता है। ठीक है, अब मेरे दोस्त हम क्या देख रहे हैं, BCD की माप क्या होगी। यानी हमसे BCD इस कोण का माप पूछा जा रहा है। देखिए, वृत्त के परिधि पर स्थित चारों बिंदु मिलाने वाली रेखा चक्रीय चतुर्भुज होती है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। 180 में 55 हटा दीजिए, 125 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कोण का मान हमारा 125 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे दोस्त आपको ढंग का क्लास लग रहा हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर आप लोग प्रेस करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। चलो मेरे दोस्त आओ और आप लोग सॉल्व करो ध्यान से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सारे भाई लोगों ने बनाया है। अब देखो कितने क्वेश्चन और हैं। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मेरे दोस्त आंसर बताओ। ठीक है, क्या आंसर आता है? सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थोड़ा सा पानी देख लीजिए तो। पानी, पानी है? थोड़ा सा पानी देख लीजिए। हम्म, थोड़ा सा गर्म। चलिए मेरे दोस्त आइए, आइए देख लेते हैं। ध्यान दीजिए। अब देखिए आपसे क्या कहा है,
निम्नलिखित बंटन के लिए आपसे पूछा है बहुलक वर्ग, इनमें से बहुलक वर्ग कौन होगा। अब देखो बहुलक वर्ग होता क्या है, पहले ये देखो पहले तो आप देखो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम। अब ये जो हम देख पा रहे हैं ना मेरे दोस्त, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, इस प्रकार का जब भी आपको क्लास इंटरवल दिखेगा तो आप बस इन दोनों में मेरे दोस्त अंतर देख लेना, कितने का है, 10 का। कितने का अंतर, 10 का, 10 का, 10 का, 10 का अंतर है ना मेरे दोस्त। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इनमें से 10 घटा के लिख देना है। 10 घटाओगे 0, 10 घटाओगे 10, 10 घटाओगे 20, 10 घटाओगे मेरे दोस्त ये हमारा 30 हो जाएगा, 10 घटाओगे 40, 10 घटाओगे 50। ठीक है। दूसरी बात, इधर मेरे दोस्त 3, 12, ये तो मेरे दोस्त हमारा क्या है, ये हम देख रहे हैं कि बढ़ते क्रम में है। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यहाँ से हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे मेरे मित्र, 3 है, 3 रहने दो। अब क्या, अगले में पिछले को घटा दो। कॉम्युलेटिव कैसे है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो संचयी बारंबारता रहता है। यहाँ से बारंबारता निकालना होगा। 3 को एज इट इज रहने दो। अब देखो 12 में 3 गया 9 होगा, 27 में 12 गया 15 होगा, 57 में 27 गया 30 हो जाएगा, 75 में 57 गया तो मित्र मेरे यहाँ पर हम देख रहे हैं 15 में 7 गया तो 8, और ये 6 में से 5 गया 1, और ये 80 में से 75 गया तो ये हमारा क्या होगा, 5 हो गया। ठीक है। अब हम ये देख पा रहे हैं कि मेरे दोस्त हमको तो पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस वर्ग की होगी वही हमारा मॉड क्लास होगा, बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग यहाँ पर कौन सा हो गया, तो बहुलक वर्ग हमारा यहाँ पर 30 से 40 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 से 40 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 से 40 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आप लोग इसका आंसर बना के बताइए। आप लोग मेरे दोस्त इसका आंसर बताइए तेजी में, फिर मेरे दोस्त हम इसको बताते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई लोग सब आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। अब देखो मेरे दोस्त, आप ये कह रहे हो कि सर एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन समान आधार पर खड़े हैं, ठीक है, समान ऊंचाई भी है, बताइए आयतन का अनुपात क्या होगा। अब ये देखो हमारे पास मेरे दोस्त एक शंकु है, शंकु के साथ साथ एक मेरे दोस्त हमारा अर्धगोला भी है, साथ ही साथ एक हमारे पास क्या है, एक बेलन भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, तीनों की समान आधार पर खड़े हैं। समान आधार पर खड़े होने का मतलब तीनों की त्रिज्या समान है। अगर त्रिज्या समान होगी तो मेरे दोस्त मैं आपसे ये ये पूछता हूँ कि ये आर तो ये भी आर हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर। ऊंचाई भी समान कहा है, तीनों की ऊंचाई एक समान। तो अगर तीनों की ऊंचाई एक समान है तो थोड़ा समझिए, ऊंचाई एक समान जैसे ही बोल दिया तो आपको फंसा दिया। कैसे, वो देखिए ना मेरे दोस्त, अर्धगोला में क्या होता है, इधर त्रिज्या तो इधर भी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या ही अर्धगोला की ऊंचाई होगी। तो फिर मेरे दोस्त इसकी भी ऊंचाई आर ही होगा, इसकी भी ऊंचाई आर होगा, क्योंकि तीनों की ऊंचाई सेम है। ठीक है, अब आयतन लिखोगे तो 1/3 पाई r² h लिखोगे, ये 2/3 पाई r³ होगा, और बेलन का आयतन पाई r² और इंटू एच। ये हमारा 1/3 होगा, ये हमारा 2/3 होगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है, 3 से गुना कर देंगे, ये 1:2:3 हो जाएगा। ठीक है, 1:2:3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। ठीक है, आइए। अब मेरे दोस्त ये हमारा एक सवाल है,
हम देख रहे हैं लिख रहा है कि एक क्यूब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 3 क्यूब्स हुज कोर्स 3, 4 और 5। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि देन लार्जेस्ट कोर ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड विल बी। अब देखो बड़ी अजीब बात है, क्या 3 घन है मेरे दोस्त। अब 3 घन है, ठीक है। अब अगर हम इस प्रकार बने घनाभ की सबसे बड़ी कोर अगर मांगते हैं और इसको अगर हम जोड़ रहे हैं, तो जैसे ये मेरा एक घन है, ठीक है, इसका किनारा हमारा 3 है, और मेरे दोस्त एक हमारा एक दूसरा घन है, इसका किनारा हमारा 4 है, और हमारे पास एक तीसरा घन है और इसका किनारा हमारे पास कितने हैं, 5। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखा जाए कि ये किस प्रकार का घनाभ है ना। ये घनाभ थोड़ी ना हुआ। घनाभ का डेफिनेशन क्या होता है, पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो हुआ ना अभी। अच्छा, अब देखो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, यहाँ ध्यान दो मेरे दोस्त, ये किस प्रकार का घनाभ है। घनाभ की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहली बात, घनाभ की डेफिनेशन होती है, बात को थोड़ा समझिए। घनाभ की डेफिनेशन के अनुसार हम तो यही जानते हैं ना, ये अगर L है, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी L होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी H हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि चौड़ाई बदल जाएगी, है ना। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जोड़ने की बात नहीं, यहाँ पर मेरे दोस्त क्या रहेगा, पिघलाने की बात रहेगा, पिघलाने की, है ना। एक 3 घन को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाएगा, और घनाभ का हमसे क्या, सॉरी, 3 घन को पिघला करके एक हमसे घन बनाया जाएगा, और घन का साइड हमसे पूछा जाएगा। अब देखो कायदे से यहाँ पर क्या है ना कि ये बात आप जानते हो क्या मेरे दोस्त, कि कायदे से यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप सभी लोगों ने देखा है, क्यों मान ले तो 12 होगा। हम्म। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर एक मेमोरी जो आप लगा रहे हैं, सभी लोग बना रहे हैं। अब देखिए, हम जो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिए हैं, कन्वर्ट यहाँ पर क्या कर दिए मेरे दोस्त, कि 3 घन को पिघला करके घन बनाया जा रहा है, और घन की आपसे भुजा मांग रहा है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर घन की भुजा हमसे मांगेगा, तो हम सीधी सीधी सी बात यही कहेंगे, 3 घन को पिघलाए हैं तो तीनों घन का आयतन क्या होगा, तीनों घन का आयतन, ठीक है, बड़े घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो घन का आयतन क्या, भुजा क्यों होता है, ये हमारा हो जाएंगे कितने, 27। ये हमारा मेरे दोस्त कितना, तो ये देख रहे हैं 64, और ये देख रहे हैं 125, और बराबर हमारे पास एक क्यू। अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं, 7 4 11, 11 5 16, और मेरे दोस्त यहाँ देखो, 6 2 8 8 2 10, 10 और 1 11 हो जाएगा, 1 1 2, बराबर यहाँ पर एक क्यू आ जाएगा, और एक का मान कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 6 हो जाएंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज मेरे दोस्त यहीं पे रहने देते हैं, हम फिर मिलते हैं, ठीक है। हाँ, अब समस्या ये है कि चलिए सर, आपने गुरुजी आपने, मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया है मेरे दोस्त, है ना। मैंने पिघलाने की बात कर दिया है, ठीक है, और साथ ही साथ घन नहीं, घनाभ नहीं, घन, 3 घन को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया। घन की भुजा बताइए क्या होगा, तो घन की भुजा यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, चलो सबसे पहले आप लोग रुको, और कुछ बात आप लोगों से करना है। आप कहोगे क्या करना है सर, मेरे दोस्त एक बात आप लोगों से ये करना है कि अभी 6 दिन थोड़ा सा समस्या मेरे दोस्त बढ़ेगा, ठीक है, 6 दिन, 6 डेज। अभी आपको पता है कि 18 तारीख को पेपर है, ठीक है, और 18 तारीख को पेपर है, स्टेट का डेट दिया है ना 18 तारीख से, और आज हमारे पास कौन सी तारीख है, आज हमारा 14 तारीख है। तो हमारे पास मेरे दोस्त केवल और केवल 4 दिन बचा हुआ है, और 4 दिन में आपकी सेवा मैं किस तरीके से करूं, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मॉर्निंग में मेरे दोस्त तुम्हारी क्लास को, ठीक है, 6 AM में, सुबह 6 बजे आपकी बुक वाली क्लास को रखता हूँ,
ठीक है। आपकी बुक वाली क्लास को 6 AM में रखता हूँ, ठीक है। चलो आज बहुत लेट हो गया मेरे दोस्त, बुक वाली क्लास को सुबह में रखता हूँ और इस वक्त मेरे दोस्त मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने लगूंगा, ठीक है। चलो, तो इस वक्त हमारा रात में 10 बजे जो हमारी सुबह वाली सेट होती है इसका डिस्कशन हम रात में कर लेंगे और बुक वाले को हम लोग सुबह में 6 बजे कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पर